टू ऑल, दिस इज मी विजिता शर्मा। वेलकम टू डायोड एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, उनकी बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं, बेसिक फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जस्ट लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। मैंने आपको ये बताया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो सर्वाइवल के लिए नीडेड नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ प्रोसेस। देखो, रिप्रोडक्शन क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये होता है कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ जितने भी अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं, क्या वो सब ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, हम लोगों ने लेबोरेटरी में क्या क्या फॉर्म किया है, आर्टिफिशियली इंटर स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन, यानी कि हम लोगों ने फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी का कॉम्बिनेशन बना करके एक म्यूल को बनाया है, खच्चर को बनाया है। ठीक है, और नेचुरली बात करें कि नेचर ने क्या बनाया है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, विच इज द स्टेराइल वर्कर बीज। स्टेराइल वर्कर बीज बनी है। ठीक है, नेचुरली प्रोसेस हुआ है ये, तो वो भी रिप्रोडक्शन करने के लिए एबल नहीं है। इनफर्टाइल कपल्स, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिस पर आपका रिप्रोडक्शन अप्लाई नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लाइफ प्रोसेस का जो हिस्सा है वो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन है, बट वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन एक्सक्रिएशन होना, ट्रांसपोर्टेशन होना, रेस्पिरेशन होना, न्यूट्रिशन होना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर को। पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे, विच इज़ अ न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन को मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लिख देते हैं हम, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ठीक है, बाय फूड। आप क्या कर रहे हो, फूड से क्या ले रहे हो, न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हो। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए थे 7 काइंड्स के आपके क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। जिसमें से बच्चों 3 ऐसे मेजर आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बिल्डिंग ऑफ, ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए भी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, न्यूट्रिशन का हमने थोड़ा सा बेसिक मोड पढ़ा था, विच इज़ कि 2 मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, यानी कि न्यूट्रिशन अगर हम बेसिक बात करें कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप का न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में लेते हैं, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, उनमें अलग अलग किस्म के क्या होते हैं, न्यूट्रिशन का मोड होता है। तो पहला जो मोड है बच्चों, उसका नाम है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड वन इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आज अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो मैं आपको आज ही पढ़ाऊंगी, उसमें डाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, चलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक ऐसा मोड है बच्चों न्यूट्रिशन का जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ कौन अपनी बॉडी में इंटेक कर सकता है, ओनली आर द प्लांट्स एंड सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया, जस्ट साइनोबैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स एंड सम एक्सेप्शन बैक्टीरिया, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया बच्चों है क्या, आप लोगों ने क्लास 9th में जो है किंगडम्स के बारे में बहुत जाना है, बहुत पढ़ा है कि 5 काइंड ऑफ किंगडम हमने पढ़ा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें सबसे पहले कौन सा किंगडम आता है आपका, मोनेरा, जिसमें सारे के सारे आपके बैक्टीरियाज आते हैं। फिर सेकेंड किंगडम आता है आपका प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लेंटी एंड एनेमिलिया। ठीक है, तो हमारा जो साइनोबैक्टीरिया है वो एक प्रोटिस्ट एनिमल है बच्चों, प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म है। दैट मीन्स इसकी बॉडी के अंदर रात में रेस्पिरेशन की प्रोसेस और दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जस्ट लाइक द प्लांट्स। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारी बॉडी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों नहीं होता है, ठीक है, व्हाई वी ऑलवेज टेक अ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे क्या बताएंगे कि हमारी बॉडी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होने के लिए आपकी बॉडी में कुछ नेसेसरी रॉ मटेरियल होने ज़रूरी है, जैसे कि आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली इनटेक होना चाहिए CO2 का, क्योंकि ड्यूरिंग डे में प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं डे टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बॉडी में एक पिगमेंट पाया जाना चाहिए जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जो कि ट्रैप करता है सनलाइट को, है ना। नेक्स्ट वन है, आप कंटिन्यूसली सनलाइट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और आपको वाटर की भले ही नीड है, चलो इसमें से मान लिया हमने वाटर का, तो हम फिर भी देख सकते हैं कि वाटर के प्रेजेंस में हम रह सकते हैं, यानी कि वाटर हमारे लिए एसेंशियल है कहीं ना कहीं। पर हम इन तीनों में से कोई भी काम बहुत टाइम तक नहीं कर सकते, यानी कि पानी में भी हम ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते, पानी को इनटेक नहीं कर सकते हैं, है ना। जितना हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है हम उतना ही करेंगे। दैट मीन्स कि हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं हो पाती। हमारी बॉडी में बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, जैसे कि मेलानिन काइंड के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट हमारी बॉडी में रेस्पॉन्सिबल नहीं है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। प्लांट के केस में, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और प्लास्टिड्स के अंदर कौन सा टाइप का प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, जो कि किचन ऑफ द सेल है, जहाँ पर क्या पाया जाता है, हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया कि हमारी बॉडी में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, दैट्स वाई हम जो है ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में नहीं लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे कि ये जो फूड बनाते हैं ये सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ लिया है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम कुछ चीज़ें जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस आखिर कैसी रिएक्शन है, उसके अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं, क्या होता है जब रिएक्शन होती है CO2 और H2O की, तो क्या फॉर्म होता है, और आगे जाकर के प्लांट्स किस तरीके से अपना फूड स्टोर करते हैं। तो चलिए समझते हैं द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ के आए हैं कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस, क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम घूम फिर करके प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है। अब चाहे मैं अगर आपसे बोलूँ मैम कि जो चीज़ होती है, जो दूध होता है, तो वो तो हमें गाय से मिलता है ना, तो वो तो कहीं प्लांट से नहीं आ रहा है ना। जो तो बेटा देखो ये चीज़ सोचो कि जो काऊ है वो भी क्या ले रही है, अपनी बॉडी में सेल्यूलोस यानी कि प्लांट्स को ले रही है। अगर वो प्लांट नहीं खाएगी तो उनकी बॉडी में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा, मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर आपको मिल्क कैसे मिलेगा। तो सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली किस पर डिपेंडेंट है बच्चों, प्लांट्स पर। प्लांट्स पर डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि प्लांट किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, प्लांट्स अपना प्रोसेस खुद करते हैं फूड की प्रिपरेशन का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है ना, कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक फोटोसिंथेसिस का कि फोटोसिंथेसिस बच्चों एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कभी हमारी केमिकल रिएक्शन टूटती हैं और तो कभी सिंथेसिस करती हैं। कहने का मतलब अगर मैं आपको एक साइंटिफिक एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि A + B को अगर हम जोड़ेंगे तो C मॉलिक्यूल बनेगा। वहीं पर अगर मैं क्या कर दूं, A मॉलिक्यूल को B + C में चेंज कर दूं। अब मैंने ये चीज़ क्या लिखी है ना, वो मैं आपको समझाती हूँ। मेरे पास में कॉटन है, कॉटन का एक बॉल है, मेरे पास में कॉटन का बॉल है। ठीक है, इस कॉटन को मैंने क्या कर दिया, छोटे छोटे कॉटन के बॉल्स में तोड़ दिया। ठीक है, या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं छोटे छोटे कॉटन की बॉल्स को एक बड़ी कॉटन में भी तो बदल सकती हूँ ना। ठीक है, तो समझो ये जो चीज़ है इसी को ये बोल रहे हैं हम, इस चीज़ को तो हम कह रहे हैं कि एक तरह से ब्रेक डाउन होना, इस चीज़ को तो हम कह रहे हैं एक तरह से ब्रेक डाउन होना, और इस चीज़ को हम बोल रहे हैं एक तरह से सिंथेसिस होना। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। तो फोटोसिंथेसिस आपको वर्ड से समझ में आ गया होगा, सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ें छोटी चीज़ों से एक बड़ी चीज़ बनती है, छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करती हैं, छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलकर के एक बड़ा सा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या होता है, देखो एनाबॉलिज्म दो प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में, और एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, देखो हमारी बॉडी में अक्सर कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, देखो क्या है कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है,
मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि जो भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में होती हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मैम हम लोग लेबोरेटरी में भी तो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या वो भी एक तरीके से मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा? बिल्कुल नहीं बच्चों। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन क्या कहती है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब हमने कहा है कि एक तरह से केमिकल रिएक्शन होना। अभी जस्ट हमने बोला कि एक तरह का क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये किसके अंदर होती है बच्चों? सेल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? सेल के अंदर होती है। व्हाट इज सेल? आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? मल्टीपल सेल से, मैनी सेल से। एक बैक्टीरिया की सेल किससे बनी होती है? एक सेल से बनी होती है। यानी कि अगर उसकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल पाए जाते हैं उन सभी सेल्स के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है और उसे कोई हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन जो लेबोरेटरी में आप केमिकल्स को आपस में रिएक्ट करवा रहे हो, क्या वो एक सेल के अंदर करवा रहे हो? क्या नहीं करवा रहे हो ना, तो दैट मीन्स वो एक मेटाबॉलिज्म नहीं कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो देख लो, मैंने एक सिंपल भाषा में बताया आपको, मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शन होना सेल के अंदर। अब चाहे वो केमिकल बने, छोटी चीज़ों से केमिकल बनेगा या फिर केमिकल टूटेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं हमारा एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस। तो याद रहे, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, वहाँ पर बड़ी चीज़ जो है वो ब्रेक होकर के छोटी चीज़ों में बनती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में छोटी चीज़ें मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करती है। अब आपको सारी की सारी कहानी समझ में आ जाएगी जैसे मैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखूंगी। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर हम कोई भी चीज़ को बनाने जाते हैं, सपोज करो मुझे मन हुआ कि आज मुझे केक बनाना है, ठीक है, तो मैं केक बनाने के लिए क्या करूँगी? मैं पूरे रिक्वायरमेंट्स लाऊंगी, पूरे इंग्रेडिएंट्स में लाऊंगी, फिर मैं केक का फॉर्मेशन करूँगी। जैसे कि मैं यहाँ पर मैदा लूँगी, फिर मैं बेकिंग सोडा लूँगी, ठीक है, फिर मैं कोको पाउडर को छानूंगी, तो मिल्क ऐड करूँगी, इस तरीके से फिर बेकिंग आपका क्या बन जाएगा, पूरा पेस्ट बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। हालांकि मुझे आता नहीं है, बट मैं आपको बस बताने के लिए, समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट मतलब आपको कोई चीज़ फॉर्म करनी है तो आपको कुछ नीड्स होंगी। तो सेम फोटोसिंथेसिस में क्या है कि कुछ रिक्वायरमेंट होती है, इसको भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। भाई ऐसे नहीं बनाएगा ये फूड इतनी आसानी से, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना होता है, थोड़ी मेहनत करनी होती है। आपको नहीं, एक प्लांट को। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले CO2 का प्रेजेंस होना इसके आसपास बहुत ज़रूरी है जब ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोफिल होना बहुत ज़रूरी है ना, क्लोरोफिल होना बहुत ज़रूरी है। सनलाइट होना तो मस्ट है, सनलाइट नहीं होगी तो फिर प्लांट जो है डिस्टार्च हो जाएगा, कलर उड़ जाएगा। और लास्ट वन इज योर वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या है? दीज आर द रॉ मटेरियल। ये सब क्या है? ये सब रॉ मटेरियल हैं और इनके बिना आपकी रिएक्शन हो नहीं सकती है फोटोसिंथेसिस की। अब जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है एक रिएक्शन लिख करके, तो आप समझते हैं कि जब CO2, अगर मैं आपसे एक जनरल डेफिनेशन की बात करूं कि आप लोग क्या कहोगे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो है अपना फूड सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया। मैंने यहाँ पर ये डेफिनेशन बना दी कि द प्रोसेस in which organic material just like carbohydrate are prepared by plants by the combination of CO2 and H2O in sunlight। अब तुम लोग बोलोगे मैम इससे अच्छी तो ना छोटी वाली डेफिनेशन ही अच्छी है ना, इतनी बड़ी डेफिनेशन हम याद नहीं कर सकते है ना। कि मैम वो छोटी वाली 4th क्लास वाली जो एक डेफिनेशन थी ना, वो कि ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, वो बहुत आसान है, रटी हुई है मैम, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड भी नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को मैं डेफिनेशन का मतलब समझाऊंगी। ठीक है, देखो बच्चों, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल।
एक बात बताओ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब होता है नेचुरल, है ना, जिसमें हम कह सकते हैं कि कार्बन का बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? कार्बन के मॉलिक्यूल्स की रिएक्शंस करवाते हो आपस में, है ना। इनऑर्गेनिक में आप लोग कार्बन के बारे में डिस्कस नहीं करते हो। तो सेम यहाँ पर यही केस है। ऑर्गेनिक मतलब यहाँ पर 101% किसकी बात करेंगे? कार्बन की बात होगी यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड की बात यहाँ पर होगी, ठीक है। ये बनता है बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये बनता है और इसी को हम ऑर्गेनिक मटेरियल कह रहे हैं, ठीक है। कैसे बनता है? प्लांट्स के थ्रू बनता है। किसके थ्रू बनता है? प्लांट्स के थ्रू बनता है। किसके थ्रू बन रहा है ये? CO2 और H2 के प्रेजेंस में बनता है। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इन दी प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड H2, ठीक है, इन दी सनलाइट। अब देखो मैंने यहाँ पे मेजर पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है? जब आपका CO2 और H2 रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनेगा। इसको आप क्या कहते हो? ग्लूकोज कहते हो। और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। R-पिपरेड ये बनेगा किस पे चल रही है रिएक्शन? प्लांट में चल रही है। अब ये बना कैसे? जब CO2 और H2 आपस में रिएक्ट हुए, कॉम्बिनेशन हुआ इनका, तब जाकर के आपका क्या बना? कार्बोहाइड्रेट बना। किसके प्रेजेंस में बना? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। इस रिएक्शन को हमें कैसे लिखनी है? इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे कि जब भी आपका CO2 और H2 बेटा रिएक्ट करता है तो इससे क्या निकलता है? आपका कंक्लूजन, आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकलता है प्लस H2 का एक मॉलिक्यूल प्लस O2 का मॉलिक्यूल, दैट्स इट। अब ये चीज़ें क्या प्लांट को रिक्वायर्ड है? डे टाइम में ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं है तो ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाएगी। जैसे फूड बन रहा है, ठीक है, तो CO2 की रिक्वायरमेंट है प्लांट को, H2 की रिक्वायरमेंट है प्लांट को। इन दोनों ने जब आपस में रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट बना लिया। चाहे ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, फ्रक्टोज हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो, कुछ भी शुगर हो, शुगर बनती है। पर यहाँ कौन सी शुगर बनेगी? यहाँ पर ग्लूकोज शुगर बनेगी, ठीक है। और H2O वाटर, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन हो नहीं सकती है ना। लास्ट में O2 प्लांट को डे टाइम में रिक्वायर्ड नहीं है, आपको दे देगा, ये लो तुम रख लो ऑक्सीजन, मुझे क्या दे दो? CO2 दे दो, ताकि मैं H2 के साथ में रिएक्ट करके एक कार्बोहाइड्रेट बना लूँ। बात क्लियर, ठीक है। अब देखो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के, छोटी रुई मिलकर के अगर एक बड़ी रुई बन रही है तो उस प्रोसेस को हम एनाबॉलिक प्रोसेस बोल रहे हैं। तो देखो जब CO2 और H2 दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ग्लूकोज का एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। अब अगर वापस से आपका ग्लूकोज, क्योंकि आप खाना खाते हैं, खाना किस फॉर्म में होता है भाई? आपका ये जो ऑर्गेनिक फूड बना है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। ये स्टोर हो जाता है प्लांट के अंदर, ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और अगर आप कभी भी कोई फूड ले रहे हैं प्लांट से तो आप याद रखिए, आप एक तरह से स्टार्च को ही अपने मुंह में रख रहे हैं, उसको मैस्टिकेट कर रहे हैं, चबा रहे हैं, ठीक है। अब आप मैस्टिकेशन करोगे, आपके इस यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। वो क्या करती है? सिक्रीशन करती है सलाइवरी एमाइलेज का। सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो कि आपके स्टार्च को तोड़ करके माल्टोज में बदल देता है। क्या कहा मैंने? आपके सलाइवरी ग्लैंड में से एक एंजाइम सीक्रेट होता है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? आपके स्टार्च को ब्रेक करके किस में बदल देता है? माल्टोज शुगर में बदल देता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को चेंज कर रहा है माल्टोज में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ये हमारा मेजर पॉइंट था। अगर मैं आपसे बोलूँ कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म बताइए, क्या हो रहा है मैकेनिज्म में? सबसे पहले क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट एनर्जी को, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब होता है एक तरह से एडिशन होना किसी चीज़ का, ऑक्सीजन का एडिशन होना।
तो ये प्रोसेसेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, किसके अंदर हो रही है बेटा, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन किसके अंदर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन किसके अंदर होती है, अभी हमने डिस्कस किया था और आप लोगों ने क्लास 9 में ही पढ़ा है, किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल का मतलब होता है आपका प्लास्टिड, और प्लास्टिड के अंदर भी कौन सा वाला टाइप आपका, क्लोरोप्लास्ट। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो किस प्लेस पर होती है, तो आपका आंसर देना है किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। दैट्स इट। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा एक टाइनी पोर्स होते हैं, लीफ के लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर ओवर करेंगे लेक्चर को। तो चलो बनाते हैं प्यारा प्यारा सा हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा का जो सूरत है वो कैसी होती है, वो बिल्कुल हमारे राजमा की तरह होती है। व्हाट इज़ राजमा? राजमा इज़ अ किडनी बीन। आप लोग खाते हो राजमा चावल कि नहीं खाते हो? ठीक है, खाते तो ज़रूर होंगे। ठीक है, तो ये राजमा जो चावल होता है, जो हमारा राजमा होता है उस शेप का होता है राजमा चावल। ठीक है, उस शेप का हमारा क्या होता है, स्टोमेटा होता है। अब ये स्टोमेटा मैं इतना बड़ा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आपको डीपली स्टडी करवाना है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन क्या है बेसिकली। ठीक है, तो पहले हम बना देते हैं इसकी आउटलाइन। इस तरीके से हमारा स्टोमेटा फॉर्म हो जाता है। इसमें बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तो हम इनको 1 बाय 1 लेबल भी करेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। और बीच में एक और डॉट होता है बड़ा सा। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको लेबल करेंगे, दिस इज अ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है, सबसे बाहर ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिडर्मल सेल। क्या बोलते हैं? एपिडर्मल सेल, अनदर कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट अंदर की और आपको जो इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं बच्चों? गार्ड सेल। गार्ड का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देने का, है ना। और भी इसका कोई फंक्शन है, अभी बताती हूँ। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर के जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। इनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर की ओर जैसे हम आएंगे तो इट इज कॉल्ड एज द स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग क्या होता है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले गार्ड सेल जो है इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने क्या करा कि ये जो किशमिश होती है उसको रात में पानी में गला दिया और हम सुबह तक देखते हैं तो वो फूल जाती है। ठीक है, वो फूल जाती है। वो फूलती इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस हुई है, एंडो ऑस्मोसिस। तो दैट वो क्या है, उस प्रोसेस को मतलब उस टाइप के सेल को हम कहते हैं फ्लैसिड, सॉरी उस टाइप की सेल को हम कहते हैं टर्जिड। क्या कहते हैं? टर्जिड। टर्जिड का मतलब होता है आपकी जो सेल होती है वो स्वेल हो गई है। तो टर्जिड स्ट्रक्चर का मतलब ये है, टर्जिड स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है स्टोमेटा का जब आपका सन है, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा हमेशा ओपन ही रहेगा। ये क्या है? ये ओपन स्टोमेटा है। अब जैसे ही रात हो जाती है, नाइट टाइम, तो ये ऐसे हो जाते हैं फ्लैसिड। ये कैसे हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है ये हो जाते हैं श्रिंक। तो गार्ड सेल का फंक्शन ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाना स्टोमेटल ओपनिंग को। ठीक है, यानी कि दोनों काम ये कर सकता है, एक तो प्रोटेक्शन का भी और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने का। ठीक है, न्यूक्लियस का आप स्ट्रक्चर पढ़ के आ चुके हो क्लास 9 में। न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, क्या फंक्शन है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, और जो भी इनहेरिट होते हैं वो जीन जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स, डीएनए जो भी हैं, तो वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। स्टोमेटल ओपनिंग का मैंने आपको बता दिया, स्टोमेटल ओपनिंग क्या होती है। ठीक है, और इसके थ्रू कौन सा फंक्शन होता है? स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है? स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज कौन करता है?
प्लांट में गैस, जैसे प्लांट के पास में तो कोई लंग्स नहीं है ना, या तुम्हारी तरह कोई गिल्स तो नहीं है, तुम्हारे पास तो गिल्स है भी नहीं, तुम्हारे पास तो लंग्स है। फ्रॉग के पास में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, पर किस में होते हैं गिल्स, टेडपोल में। लार्वा जब स्टेज होती है तब पाए जाते हैं गिल्स। जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो वो 3 तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है, एक तो लंग्स के थ्रू, एक स्किन के थ्रू, और वो एक टाइप का तो गिल्स है वो कर चुका है जब वो लार्वल स्टेज में था, ठीक है। तो प्लांट्स के पास में नहीं होते ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग वगैरह, तो वो किससे करते हैं गैसेस का एक्सचेंज, स्टोमेटा से करते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ अ टाइनी पोर किडनी शेप स्ट्रक्चर फाउंड इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ की निचली सतह पे पाया जाता है, ऊपर क्यों नहीं पाया जाता है। आप लोगों ने एक और प्रोसेस पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस। ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जैसे भाप उड़ती है ना। तो देखो लोअर सरफेस पे इसलिए भी पाए जाते हैं स्टोमेटा क्योंकि ऊपर का जो लीफ का जो अपर सरफेस होता है वो बिल्कुल कांटेक्ट में होता है सनलाइट के। तो अगर वहाँ से फूड मतलब लाइक कि जिस तरीके से सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, दैट मीन्स क्लोरोफिल भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रैप करेगा सनलाइट को और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस होगा। तो इतना भी ज़्यादा लॉस नहीं करना होता है, जितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट बॉडी को उतना तो पानी वो एब्जॉर्ब करेगा ना, बाकी का तो वो फिर भी एक्सेस अमाउंट में निकाल देगा, ठीक है। तो इसलिए लोअर सरफेस पे आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने स्टोमेटा के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पढ़ा, और हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम पहला टाइप पढ़ेंगे द होलोजॉइक न्यूट्रिशन। तब तक के लिए बाय बाय।